सहेलियों और श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और राजुल का नमस्कार। तो भाई आकांक्षा, हम्म। आज का जो दिन है वो मतलब क्या क्या है पिटारे में, ये बताया जाए सखियों को। पिटारे में क्या क्या है राजुल जी, वो तो बताएंगे ही। फिलहाल तो हम ठंड से इतने कड़कड़ा गए हैं। कुछ बाहर ठंडक है, कुछ स्टूडियो की ठंडक का नतीजा है ना। ये तो है। ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के इन दिनों में बड़ी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं समय काटने के लिए। कुछ स्वेटर बुने जाते हैं, कुछ कढ़ाई की जाती है, कुछ और भी होता है। और उनके सबके साथ साथ घर की बातें भी होती रहती हैं कि घर में क्या हो रहा है या कहाँ पे क्या कुछ उलझा हुआ है, जिसे हम कहते हैं छोटे में बतकही। बतकही। और लेकिन राजुल जी, ये जो बतकही की जब बातें होती हैं ना, तो सोचिए कि बतकही में कितने सारे शब्द आ जाते हैं। मतलब जब हम आपस में बातें करते हैं तो जाने अनजाने हम बोलचाल की भाषा में ही कितने सारे शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। और कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं कि अगर शाब्दिक अर्थ उनका सोचने जाएं तो काफी गूढ़ होता है। हाँ, लेकिन हम उसे ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग वो शब्द सुनकर कहते हैं, अरे वाह, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं पहले। तो भाई उनके लिए भी कि जिन्होंने कभी पहले नहीं सुना, और उनके लिए जो कि शब्द का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। शब्द तो शब्द ही रहता है, बस ये है कि उसका अर्थ जानना और उसका अर्थ समझकर इस्तेमाल करना। हाँ, यानी कि अर्थ के साथ साथ कहाँ पे उसे इस्तेमाल करना है और किस तरह उसे अभिव्यक्त करना है, ये इसमें समझदारी होती है। तो आज यही हम शब्द अभिव्यक्ति में करने वाले हैं। और ये कुछ नई चीज होगी, तो इसके अंतर्गत एक शब्द हम अपने श्रोताओं को भी देंगे। थोड़ा वो भी दिमाग लगाए ना। हाँ, तो आज का शब्द बता दिया जाए। बिल्कुल बता दिया जाए। आज हम बात करने वाले हैं, एक शब्द है कुशाग्र, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जरा सोचिए कुशाग्र का मतलब और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो सकता है। और साथ ही ये भी याद करके बताइएगा ध्यान से कि आपने इस शब्द का इस्तेमाल क्या कभी किया था, और किया था तो कहाँ किया था। तो भाई ये तो तुमने लंबी सी पहेली समझ लो पूछ ली है। और इसके अलावा आज हम सखी विशेष में लेखिका चंद्रकिरण सोनरेखा के बारे में बात करेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और जब लोक कलाओं की बात करेंगे तो उसमें बात होगी गारुड़ी गोंबे नृत्य के बारे में। कर्नाटक का ये नृत्य है और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे जब बात होगी। और वैसे एक बात है, जब ये जो बातें चलती हैं ना बैठ के सखियों की, या उसमें सखा भी शामिल होते हैं, तो कई बार बच्चों में जो कुछ आदतें हैं उनके बारे में बात होती है और उसमें खास ध्यान रहता है शिष्टाचार पर। ये सबसे कहते हैं ना अव्वल नंबर पे रहता है कि बच्चों को शिष्टाचार सिखाएं तो सिखाएं कैसे। क्योंकि जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, थोड़ा फास्ट होते जा रहे हैं हम, और ख़ासकर बच्चे, तो कहीं ना कहीं ये जो शिष्टाचार जो हम अपने बचपन से सीखते आए हैं, इन ये जो नई पीढ़ी है, इसको सिखाना, उनको ढालना कहीं ना कहीं थोड़ा सा। अब रहने भी दो, इतना भी मत करो, पहले ये भी तो देख लें कि हम खुद कितने शिष्ट हैं और हम शिष्टाचार कितना निभा रहे हैं। तो बच्चों का शिष्टाचार भी देखेंगे और जरा एक नजर डालेंगे कि बड़ों का शिष्टाचार कैसा है। और भाई जब बात होगी तो एक बड़ी ही भयानक समस्या आ जाती है जब अचानक पता लगता है कि अरे फोन तो हम कहीं खो आए हैं। हे भगवान, ये भयानक नहीं, ये बहुत भयानक, अति भयंकर समस्या है। तो इस भयंकर समस्या से कैसे निकला जाए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आकांक्षा, सबसे पहले गाना सुन लिया जाए। सुनते हैं।
भाई देखो, आंखें जो हैं उनसे कुछ छुपा नहीं रहता है। और ना चाहते हुए भी वो कहते हैं ना, वो सारा दर्द, सारा किस्सा, सारी खुशी सब बयां कर देती हैं। शब्द भी तो आंखें होती हैं। दिल की आंखें, मन की आंखें। और वो शब्द जब कागज पर उतर जाते हैं तो फिर उनसे कितनी सुंदर रचना बनती है कि ऐसा यथार्थ के धरातल पर हमें इतने सुंदर सुंदर जीवन के अनुभव पढ़ने को मिलते हैं कि बस मुंह से वाह निकलती है। तो आज ऐसे ही कुछ अनुभवों की और उन अनुभवों को पिरोने वाली की बात करने वाले हैं। बताओ तो। आज हम बात कर रहे हैं साहित्यकार चंद्रकिरण सुंडरेक्सा की, जिन्होंने साहित्य को ही अपना जीवन माना। हिंदी साहित्य जगत का ये एक बेहद प्रतिष्ठित नाम है, और जिन्होंने राजुल जी अपनी जो पहली कहानी लिखी तब वे सिर्फ और सिर्फ 11 वर्ष की उम्र की थी। और वो कहानी उन्होंने बहुत डरते हुए लिखी थी। चूंकि बात 1931 की है, तब भय के कारण उन्होंने सिर्फ अपना नाम लिखा था, मतलब अपना पता नहीं दिया जब उन्होंने कहानी भेजी प्रकाशक को तो। और वो कहानी छपी कलकत्ता के बाल पत्र में। तो उनके बड़े भाई साहब के जो मित्र थे, उन्होंने लेखिका का नाम देखा, कुमारी चंद्रकिरण। तब उन्होंने जान लिया और उनके भाई से कहा भी कि निश्चय ही यह कहानी आपकी छोटी बहन ने लिखी है। ये उस समय की बात है जब लड़कियों को पढ़ने लिखने के बजाय घर संभालने पर ध्यान देने को कहा जाता था, और वो यही करती भी थी। लेकिन उनके साथ कुछ अलग हुआ। उनको अक्षर ज्ञान तो कराया गया, जैसे कि होता है कि बच्चों को पढ़ने का, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अक्षर ज्ञान कराया जाता है। अक्षर ज्ञान प्राप्त होते ही उनमें पढ़ने की ऐसी रुचि पैदा हुई कि मतलब घर की सारी किताबें खत्म हो गई। अब उसमें चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो सुख सागर हो, प्रेम सागर हो, या फिर हातिम ताई हो या गुलबकावली हो, वो सब उन्होंने अपने घर में पढ़ते हुए चाट डाली। अब घर में दो भाई बहन, मतलब उनसे जो भाई, उनके समवयस्क जो भाई थे, उनका नाम रख दिया गया लड़ाकू, और इनका नाम रख दिया गया पढ़ाकू, क्योंकि ये पढ़ती ही रहती थी और वो कहीं भी जाते थे तो कहीं ना कहीं अपने घुटने तोड़ के कुछ ना कुछ करके आते थे। तो भाई ये इस तरह से पढ़ाकू रही कि पढ़ती रही। और अपने मोहल्ले में भी जो इनके पत्रिकाएं आती थी, चांद, माधुरी, इस तरह की जो भी पत्रिकाएं आती थी, वो सब भी लाला कर पढ़ डालती थी। ये कुछ भी नहीं छोड़ती थी। मतलब सामने जो आया, जो साहित्य आया, सबका आनंद लिया इन्होंने। और 19 अक्टूबर 1920 को नौशहरा में इनका जन्म हुआ था। सन 33 से स्कूल जाने से उनको मना कर दिया गया। शुरुआती शिक्षा हुई, लेकिन फिर 1933 से उनको स्कूल, जैसा कि होता था कि लड़कियों को घर बिठा लिया जाता था, तो उन्हें घर बिठा लिया गया। तो उसी साल लंबी बीमारी के बाद उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। अब क्या हुआ कि घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। भाई थे, पिता थे, तो पूरी तरह से उन्हीं पर आई। लेकिन इसके साथ ही साथ उनका अध्ययन जारी रहा। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा और मध्यमा परीक्षा पास कर ली। क्या बात है। और खुद पढ़ते हुए ही उन्होंने अंग्रेजी, गुजराती और बांग्ला भाषा भी सीखी। साल 1936 में उन्होंने साहित्य रत्न की परीक्षा भी पास की। फिर 30 दिसंबर 1940 को उनका विवाह हुआ। उनके पति संपादक और समीक्षक थे। विवाह के बाद सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उनका लेखन गतिशील रहा, और इसका उदाहरण मिलता है क्योंकि उन्हीं दिनों उन्होंने बतौर लेखिका आकाशवाणी में काम करना शुरू किया। तो आकाशवाणी लखनऊ से गृहलक्ष्मी में उनकी वार्ताएं और घर चौबारा में कहानियां बहुत लोकप्रिय हुई थी। अब ये जो उन्होंने काम करना शुरू किया था जी, तो इसमें उनको प्रोत्साहित किया था सुमित्रा नंदन पंत जी और जगदीश चंद्र माथुर जी। तो इस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर कम एडिटर का कार्यभार संभाला और बहुत लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल। महिला मजदूर मंडल और जो जनरल कार्यक्रमों में किश्तों में जो प्रसारित होते थे उपन्यास, नाटकों में, उनके जो परिसंवादों के माध्यम से वो हर जो आम श्रोता था उसकी मनपसंद सृजक हो गई थी। 1946 की बात है, उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था जिस रचना के लिए। वो रचना थी उनका कहानी संग्रह आदमखोर जी। तो 1946 में लंदन विश्वविद्यालय के द इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज के पाठ्यक्रम में इस रचना को शामिल किया गया था। क्या बात है। और 1955 से 1979 तक
उन आकाशवाणी लखनऊ में लेखन कार्य करते हुए उन्होंने अनेक नाटक, कहानियां और वार्ताएं, बाल साहित्य वगैरह लिखा, ये तो भी हम बात कर ही चुके हैं। और एक बात और ये है कि उनकी रचनाओं पर शोधार्थियों ने शोध कार्य भी किए। क्या बात है। साल 2001 में दिल्ली हिंदी अकादमी द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ लेखिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आकाशवाणी में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया और निरंतर लेखन की ये जो जिजीविषा थी उनके भीतर, वो आजीवन चलती रही। 17 मई 2009 को उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। अब उनकी प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी हैं, हम कुछ के नाम ले रहे हैं। चंदन चांदनी, वंचिता और दिया जलता रहा, ये उनके कुछ उपन्यास हैं जी। और उन्होंने छाया और ज्योत्सना के उपनाम से कविताएं भी लिखी। हिरनी, सौदामिनी, भेड़िए, जवान मिट्टी, एक क्लास का कैदी, दूसरा बच्चा, ऐसे अनेक कहानी संग्रह भी उनके नाम हैं। बिल्कुल। और पिंजरे की मैना नामक उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। तो बहुत विस्तृत था उनका रचना। बिल्कुल। और चंद्रकिरण जी खुद हमेशा यथार्थ पर बल देती थीं और साथ ही अपने लेखकीय दायित्व से पूर्णतः वो परिचित भी थीं। लेखन उनके लिए मनोरंजन या व्यवसाय का साधन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह उन्होंने इसे लिया था। अपने साहित्य लेखन के लिए उनका ये कहना था, उन्हीं के जो शब्द हैं, उन्होंने कहीं कहे थे कि मैंने देश के बहुसंख्यक समाज को विपरीत परिस्थितियों से जूझते, कुंभलाते और समाप्त होते देखा है। वो पीड़ा और सामाजिक आर्तनाद मेरे लेखन का आधार रहा है। उन सामाजिक कुरीतियों, विषमताओं तथा बंधनों को मैंने अपने पाठकों तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास किया है, जिससे वे भी उनके प्रति सजग रहें। क्या बात है। तो ऐसी जिजीविषा से भरी और ज्वलंत प्रश्नों पर बात करने वाली लेखनी शांत हो गई, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं वो अभी भी हमारे बीच है और उन्हीं में से हमने चुनी है उनकी कहानी का, एक कहानी है उसका एक अंश। जी। तो पढ़ना शुरू करूं? बिल्कुल शुरू करें। प्रोफेसर सूने घर में चुपचाप पड़े रहते। बहन रूठकर ससुराल चली गई थी। राधा को निकालने के तीसरे ही दिन नौकर के सिवाय उनके पास कोई ना था। अपनों के अभाव में अब उन्हीं को अशिक्षित गवारिनों का मूल्य प्रोफेसर को ज्ञात हो चला था। बहन को बुलाया था, उसने बीमार होने का बहाना लिख भेजा। अब सूने से जीवन में जहां प्रोफेसर को 24 घंटे लिखने की छुट्टी थी, अब एक पंक्ति भी ना खिंचती थी। जिसने उनके जीवन को मरु कर दिया था, उसे उन्होंने स्वयं अपने से दूर कर लिया था। जिसके बिना वो अपने जीवन को शून्य समझने लगे थे, वो स्वयं ही उन्हें छोड़ गई। बुखार चढ़ा था प्रोफेसर को। मधुआ रातों जगते तंग आ गया था। डरते डरते उसने कहा, बाबूजी, जब से बहू जी को निकाला एक न एक मुसीबत आई रहती है। पहले माँ जी मरी, फिर बीवी जी चली गई, अब आप रोगी रहते हैं। वे तो लक्ष्मी थी घर की। फिर आंखें पोंछता बाहर चला गया। प्रोफेसर चुप रहे और 2 दिन बाद मधुआ ने कहा, बाबूजी, बहू जी को मनाए लाऊं? हमारे जान तो। प्रोफेसर मुस्कुराए, फिर कहा, उन्हें तो छोड़ दिया मधुआ। 7 महीनों से खबर भी नहीं ली। कहाँ हैं? होंगी कहाँ बाबूजी? अपने घर ही होंगी। ना हो एक बार देख आऊं? प्रोफेसर सोच में पड़ गए, क्या कहें। फिर ठहर कर कहा, अच्छा हो आ। उसी रात मधुआ दिल्ली चला गया। चौथे दिन लौटा तो मुंह धुआं हो रहा था। गुमसुम सा आकर खड़ा हो गया। हो आया? जी। क्या उत्तर दिया? प्रोफेसर ने पूछा। मधुआ ने धीरे धीरे एक गुलाबी लिफाफा जेब से निकालकर सामने कर दिया। बहू जी ने दिया है। निमंत्रण पत्र था विवाह का। ऊपर राधा ने घसीट में लिखा था, कल विवाह है मेरा, कृपया सपरिवार दर्शन दीजिए। वो कल बीत चुकी थी। प्रोफेसर ने लिहाफ में सिर दे दिया। तो ये एक कहानी है एक ऐसे प्रोफेसर की जिन्होंने अपनी अशिक्षित पत्नी को घर से पहले निकाला और फिर उनकी कमी महसूस करते हैं। तो इस तरह के कई विषयों पर उनकी कलम चली और ज्वलंत विषयों पर जी सुंदर सुंदर कहानियां निकली हैं। कहानियों के इस संसार में अगर थोड़ी सी गुनगुन होती जाए तो ज्यादा मजा आएगा ना। चलिए गुनगुना लेते हैं।
कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। कभी कभी आती है जाने मन ये कयामत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। पेश आएगी किसी की जरूरत, कभी कभी पेश आएगी किसी की जरूरत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी। कभी कभी मिलती है पास आने की मोहलत, कभी कभी होती है दिलबरों की नायक, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत। जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है, और जब मिलती है तो दिल में खुशी सी आ जाती है। और जब ये खुशी व्यक्त करनी हो, प्रकट करनी हो, किसी को बतानी हो, तो वहाँ पे काम आते हैं दिल से निकले शब्द। यानी खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए जो शब्द होते हैं उनका बड़ा जबरदस्त उनकी भूमिका होती है। तो शब्द अभिव्यक्ति नाम से जो हम ये बात करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे शब्दों की बात की जाए जिनमें हम इस्तेमाल करते हैं, और कई बार कम इस्तेमाल होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और आज जो हमने शब्द दिया था राजुल जी, वो शब्द था कुशाग्र। हम इस पे और भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे जो श्रोता कह रहे हैं, एक श्रोता कह रही हैं कि अभिव्यक्ति यानी प्रकट शब्द पर बात होगी, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, प्रकट करना, इस समय आप बात करेंगी, जरूर होना ही चाहिए। मतलब इस शब्द हम जब अभिव्यक्त करते हैं तो बातचीत तो होनी ही चाहिए, और बातचीत हमारा ये मूल अधिकार है कि हम अपने व्यवहार को, अपने विचारों को व्यक्त करें, और इन्होंने व्यक्त भी किया। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ कुशाग्र शब्द की। कुशाग्र शब्द की जब बात कर रहे हैं तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कुशाग्र शब्द के बारे में, और बड़ा ही अच्छा लिखा है कि एक विशेषण होता है और इसका मतलब होता है कुश की तरह तीखी नोक वाला। क्या बात है। तीव्र, तेज, नुकीला, जैसे इन्होंने उदाहरण भी दिया है कुशाग्र बुद्धि। मतलब ये जब शब्द, ये
आम तौर पे बोलचाल में जल्दी से इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अधिकतर जब हम किसी होनहार बच्चे की बात करते हैं तब ये हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाता है ना कि वाह कितना कुशाग्र बुद्धि बच्चा है, या कितना कुशाग्र बच्चा है। मतलब हम समझ जाते हैं कि बच्चा बड़ा तेज है। बुद्धि की बात हो रही है। और भाई बच्चों की ही बात क्यों करें, हम तो बड़ों के लिए भी कहते हैं कि उसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है। तो कुशाग्र बच्चों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, बड़ों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। जहां पर भी कहीं पैनापन हो, जहां पर भी कहीं धारदार बात हो, बिल्कुल, तो वो कुशाग्र है। जहां भी कहीं हमें दिखे कि सामने वाला तेज तर्रार है, अक्लमंद है, तो वो कुशाग्र बुद्धि की निशानी है। और अगर कुशाग्र बुद्धि के अंग्रेजी शब्द की बात करें तो हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंटेलिजेंट कह सकते हैं। और अक्लमंद भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं तेज दिमाग वाला। तो इस तरह से एक शब्द के अलग अलग अर्थ भी, अर्थ चाहे एक ही हो लेकिन उसके लिए बहुत सारे शब्द हो सकते हैं एक ही अर्थ वाले। बिल्कुल। तो हम अपने श्रोताओं से भी पूछते हैं ना, जो हमें सुन रहे हैं, कि ये जो कुशाग्र शब्द है आपने कब इस्तेमाल किया था, या मतलब किसी की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल किया था? थोड़ा सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए अपनी याददाश्त पर। हाँ, और कुशाग्र शब्द के लिए जब बात करें तो फिर हम कुशाग्रता, बच्चों की कुशाग्रता बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि तमाम तरह के व्यायाम होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करने को कही जाती हैं, कुछ खास खाने की बात कही जाती है, और इस तरह की तमाम सारी चीजें होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चे कुशाग्र बुद्धि के हों। ऐसे ही आकांक्षा, जब गर्भावस्था के दौरान भी ये कहा जाता है ना माँ से कि आप ये चीज खाइए, या ये ख्याल कर रखिए, या इस तरह के आसन करिए, जिससे जो आने वाली जो संतान है वो कुशाग्र बुद्धि की यानी तेज बुद्धि की, प्रखर होगी। तो प्रखर एक और शब्द मिला, प्रखर बुद्धि वाला भी कुशाग्र का एक ही अर्थ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से कुशाग्र एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं आता है लेकिन फिर भी इस्तेमाल होता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं ये लिखने वाला शब्द है। जी नहीं, लिखने वाला नहीं, ये बोलने वाला भी शब्द है। और बोलने में कितना मीठा लगता है जब आप कहते हैं फला बच्चा कुशाग्र बुद्धि का है, या फला नौजवान कुशाग्र बुद्धि का है, या फला स्त्री बहुत कुशाग्र बुद्धि की है और अपनी बुद्धि के चलते उसने बहुत बचत कर ली, या उसने कोई बड़ा मुश्किल काम पूरा कर लिया, या कोई मुकाम हासिल कर लिया, या कोई एक बड़ा मुश्किल इम्तिहान पास कर लिया। बिल्कुल। तो भाई अलग अलग तरह के रूपों में हो सकता है, ढल सकता है, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और हम इस बारे में और बात करें तो इससे पहले एक छोटा सा अंतराल लें, और अंतराल के बाद जब हम लौटेंगे तो एक बार फिर जरा सा नज़र डालेंगे कि हमारे साथियों ने कुशाग्र के बारे में और क्या लिखा है। हम एक छोटे से अंतराल के बाद जल्द बस गए और आए। पूरा हुआ अंतराल और सखी सहेली कार्यक्रम में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने कहा था कि कुशाग्र शब्द की बात हम करते चल रहे हैं, तो हमारे एक और साथी ने कुशाग्र की और व्याख्या की है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, कुश और अग्र। तो जिस तरह से कुश एकदम नुकीला होता है, अगर उसको छुओ तो कई बार कांटे की तरह, सुई की नोक की तरह चुभता है, तो
उतना ही नुकीला, उतना ही पैनापन होता है। कुश और अग्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। कुशा के आगे के भाग जैसा नुकीला या तेज इसका अर्थ होता है। कुशाग्र बुद्धि जैसे कहते हैं तेज दिमाग वालों को। तो हमारे जो साथी हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इन बातों के साथ साथ गीतों की गुनगुन जब शामिल रहती है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। और इसके बाद हमें कुछ गारुड़ी गोम्बे के बारे में भी बात करनी है ना। हाँ भाई, जहाँ गीत है, संगीत है, वहाँ नृत्य ना हो तो ये कैसे हो सकता है। हाँ। घूंघट से क्यों नैना झांके, जानने वाले जान गए। जन्म जन्म के जीवन साथी हम तुमको पहचान गए। घूंघट से क्यों नैना झांके। रात मिलन की दिल से मिला दिल, फिर ये लाज का पहरा क्यों, फिर ये लाज का पहरा क्यों। घूंघट के बादल के पीछे छुपा ये चांद सुनहरा क्यों, छुपा ये चांद सुनहरा क्यों। पिछले जन्म में हम बादल थे, तुम थे चंदा मान गए। जन्म जन्म के जीवन साथी हम तुमको पहचान गए। घूंघट से क्यों नैना झांके। क्यों बिछड़े तुम, जिस संग इतना प्यार करो, जिस संग इतना प्यार करो। दिल में तो देखो कितने गहरे इन नैनों के बान गए। जन्म जन्म के जीवन साथी हम तुमको पहचान गए। जन्म के जीवन साथी हम तुमको पहचान गए। घूंघट से क्यों नैना झांके। आंगन फिल्म का ये जो प्यारा सा गीत था, रोशन का संगीत पति किया हुआ जी, ये सुनते हुए बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जैसे 2 गुड़ियां ठुमक रही हूँ। मैं आपका इशारा समझ रही हूँ राजुल जी। हम जिस नृत्य की बात करने वाले हैं ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है। मतलब जब वो जो नर्तक जब मंच पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जो नृत्य प्रस्तुत करते हैं, तब देखने वालों को, जो दर्शक रहते हैं, उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि सामने कोई गुड़िया नाच रही है। क्यों, वो बताऊं मैं आपको। और साथ ही साथ अपने श्रोताओं को भी। दरअसल ये जो हम जिस नृत्य की बात कर रहे हैं, गारुड़ी गोम्बे नृत्य, ये कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हाँ, और ये जो इस नृत्य को उत्सव नृत्य भी कहा जाता है, चूँकि ये जो नाच है, ये जो नृत्य है, ये प्रमुख त्योहारों पर किया जाता है। जैसे जब दशहरे का समय होता है तो जो मैसूर का, हाँ, जब मैसूर का जो दशहरा जब मनाया जाता है तो कहते हैं कि मैसूर का दशहरा काफ़ी प्रसिद्ध है। उसको जिस तरह से मनाया जाता है, तो उसके वो सारा जो माहौल रहता है, वो जो उत्सव रहता है, उसमें इस नृत्य शैली की काफी धूम रहती है। गारुड़ी गोम्बे कन्नड़ भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है जादुई गुड़िया। क्या बात है। और वाकई इस नृत्य का जादू तो सर चढ़कर बोलता है।
गारुड़ी गोम्बे का जो आकर्षण है वो सबको अपनी ओर खींचता है। तो इसके पीछे नृत्य शैली में नर्तकों का जो अंग संचालन रहता है उसका जितना योगदान है उतना ही महत्व है इस नृत्य की वेशभूषा का। गारुड़ी गोम्बे नर्तक एक बड़ा सा डॉल सूट पहनते हैं। ये डॉल सूट बैम्बू स्टिक का बना होता है, बांस की खपच्चियों का। डॉल यानी गुड़िया का चेहरा जो है वो बांस से बनता है, जिस पर पेपर मैश किया जाता है। पेपर मैश एक तरह की कला होती है जिस पर कई अखबार की किसी भी कागज की कई सारी परतें चिपकाई जाती हैं, जिससे कि वो मुखौटा सा तैयार हो जाता है। या जिस भी तरह अगर हम किसी बोल के चारों तरफ अगर हम पेपर मैश तो वो उसी का आकार ले लेगा। जी। तो इस तरह से उस जो खपच्ची है उसके चारों तरफ गोल आकार में चिपकाए जाते हैं, पेपर मैश किया जाता है और उसके बाद उस पर रेखा चित्र बनाए जाते हैं। पेपर मैश करने के बाद रेखा चित्र से आंखें, भौएं ये सब बनाई जाती हैं और फिर उसको रंग किया जाता है, रंग भरा जाता है उसमें और वो रंग सब उभर के आते हैं, पूरी मतलब एक चेहरा साकार हो जाता है, पूरा मुखाकृति आ जाती है। और वो जो गुड़िया होती है ना उसकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट हो सकती है। फ्रेम सहित कुल वजन 40 किलो तक हो सकता है, जो काफी ज्यादा कहा जाएगा। इस फ्रेम के अंदर नर्तक अपने आप को फिट करते हैं और इस विशाल ढांचे को जो एक गुड़िया के रूप में होता है अपने कंधे पर संभाल कर उन्हें नृत्य करना होता है। सोचिए 40 किलो का भार अपने कंधे पर लेकर नाचना है और इस खांचे के अंदर इस बात का भी प्रबंध किया जाता है कि जिससे जो नर्तक है वो अपने आसपास यानी बाहर देख सके। यानी मतलब आंखें तो वैसी ही रहती हैं, लेकिन एक ऐसा बना दिया जाता है छेद ऐसा, होल ऐसा कि जिससे वो बाहर देख सके। जी। अब बांस का ढांचा चूंकि बहुत भारी होता है, इसलिए गारुड़ी गोम्बे नृत्य जो है वो ज्यादातर पुरुष नर्तक ही करते हैं। क्योंकि भाई इतना सारा वजन लेके इतने वजन के साथ नाचना आसान तो होता नहीं है और ये नृत्य भी ऐसा है कि जल्दी समाप्त नहीं होता, बड़े घंटों चलता है। कई बार तो 8-8 घंटों तक ये नृत्य चलता है और ऐसे समय पर जब कलाकार जो होते हैं वो पारी बदल कर नृत्य करते हैं, यानी कुछ देर एक नर्तक नाचता है फिर उसके स्थान पर दूसरा नर्तक आ जाता है। गारुड़ी गोम्बे नृत्य के बारे में एक किंवदंती भी है। ऐसा कहा जाता है कि नृत्य कला ये जो है ये महाभारत काल में भी थी। कहते हैं एक बार श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा उनसे रूठ गई। उन्हें मनाने के लिए श्री कृष्ण ने गारुड़ी गोम्बे गुड़िया का वेश बनाया और इस तरह उनका गुस्सा शांत किया। भाई ये तो किंवदंती है। गारुड़ी गोम्बे नृत्य में उत्साह और आनंद का वातावरण रहता है और ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य से नकारात्मकता दूर होती है। गारुड़ी गोम्बे नर्तकों की वेशभूषा पहने गारुड़ी गोम्बे डॉल्स भी अब सजावट के लिए बनाई जाने लगी हैं। ये एक और प्रयास है कर्नाटक के लोक कलाकारों का अपनी लोक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कि सिर्फ नृत्य ही नहीं बल्कि उस नृत्य का प्रतीक स्वरूप जो गुड़िया है वो भी लोगों तक पहुंचे और लोग जाने उनके बारे में। ये जो डॉल्स हैं, गुड़िया हैं, ये स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में मिलती हैं। इन्हें एक प्रकार के औषधीय पेड़ से बनाया जाता है जिसको इंद्रजौ या करायजा कहते हैं और फिर इन्हें रंगा जाता है। तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं ये और ऐसे ऐसे करती रहती हैं तो बड़ा सुंदर लगती हैं वो गाढ़े गाढ़े रंगों में। बिल्कुल। जब ये हम बात कर रहे हैं इस नृत्य कला की तो अब सोचिए ना राजुल जी, हमारा भारत जो देश है इतना विस्तृत है और उसमें इतनी विविधता है कलाओं में। इस पूरे नृत्य में वो जो गुड़िया का जो स्वरूप है उसको लेकर नाचा जाता है और इसी तरह मुझे कठपुतली नृत्य याद आ रहा है जो राजस्थान की एक लोक कला के उसमें कपड़े से बनाया जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मन बहलाने के लिए हम अपने बचपन की तरफ मुड़ते हैं, उन गुड्डे गुड़ियों की तरफ मुड़ते हैं और उन्हीं में से हम ढूंढ लेते हैं कोई उत्कृष्ट कला का नमूना और फिर वो कला बरसों बरस हमारी लोक संस्कृति का हिस्सा रहती है। बल्कि यूं कहें कि मनुष्यता जब तक रहती है तब तक वो लोक कलाएं जिंदा रहती हैं। बिल्कुल।
की रानी तेरी दीवानी, सपनों की माला पिरोए रही रे नन्ही सी गुड़िया। ठंडी हवाओं गुलना मचाओ, नन्ही के कमरे में धीरे से आओ। बगिया के तोतो शैता के पोतो, जो गीत गाओ धीरे से गाओ, धीरे से गाओ। बिस्तर बिछा के, बिस्तर बिछा के, तकिया लगा के, छोटी सी लाडो रानी सोए रही रे नन्ही सी गुड़िया। आफत की पुड़िया सोए रही निनिया में, खोए रही रे नन्ही सी गुड़िया। राजुल जी, ये नन्ही सी गुड़िया या गुड्डा जब बिफर जाते हैं या हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो सोचिए कैसा लगता है। अरे तब तो जो लगता है सो लगता है, तब और भी बुरा लगता है जब ये नन्हे गुड्डे गुड़िया जो हैं वो कोई घर में आता है और कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि लगता है ओहो क्या कर दिया इस बच्चे ने। हाँ, मतलब कहते हैं ना, अनजाने ही अचानक से इनका कुछ रिएक्शन आता है या ये ऐसी कोई बात बोल देते हैं कि जो घर के बड़े हैं उनकी नजरें नीची हो जाती हैं। और उसके बाद उन बेचारे बच्चों की खूब उनकी क्लास ली जाती है, उन्हें खूब डांटा जाता है। और भाई ये बताइए कि डांट तो रहे हैं हम, लेकिन इसमें गलती किसकी है? बच्चे की है क्या? हमने कभी बताया उन्हें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? कहीं ना कहीं गलती तो हम बड़ों की ही होती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना राजुल जी, वो एक तरह से कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, तो उन्हें किस आकार में ढालना है ये तो घर के जो बड़े हैं, यानी उनके जो बड़े हैं बच्चों के, उन्हीं पे निर्भर करता है। और बच्चे जो हैं वो जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। ये बात तो सही है, जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है। अब जैसे शिष्टाचार की बात जब हम करते हैं तो बच्चों को कोई घर में आए तो उसे अभिवादन करना, नमस्ते हो करना, या हेलो कहना, या प्रणाम कहना, या पैर छूना, जो भी हम सिखा रहे हैं, तो उसे सिखाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, नहीं कि एक दो बार कह के और हमने छोड़ दिया। अब याद करो जरा अपना बचपन की, कितनी बार कहना पड़ता था मम्मी या पापा को कि चलो भाई नमस्ते करो, और फिर धीरे धीरे याद ये हुआ कि कोई घर में आता है तो उससे नमस्ते कहा जाता है। नमस्ते कहा जाता था, या कोई बुजुर्ग आ गया तो भाई उनके पैर छू लो। तो थोड़ा समय तो लगता है ये सब सीखने में या सिखाने में, लेकिन इसका एक जो सबसे सरल तरीका वो यही है कि जब कोई आए तो अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चे नमस्ते करें, सामने वाले का अभिवादन करें, या उन्हें प्रेम से विनम्रता पूर्वक उनसे बात करें, तो ज़रूरी है कि जो बड़े हैं वो भी वही करें। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो सामने बुजुर्ग के झुककर पैर छुए, तो सबसे पहले तो बड़ों को करना होगा। और फिर बच्चों से कहिए कि हम भी कर रहे हैं, चूंकि वो हमारे बड़े हैं, तब आप भी छू लीजिए। चलो ये बात तो हुई, लेकिन कई बार अपवाद भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक दिन लिफ्ट पर आते हुए एक स्त्री को एक अपनी पड़ोसन मिली जो कि नीचे से आ रही थी, और उनके साथ उनकी नन्ही बच्ची थी। और जैसे ही उन्होंने अपनी पड़ोसन को देखा तो उन्होंने तुरंत उन्हें हेलो किया, मुस्कुराई, और फिर जैसे ही पड़ोसिन ने बच्ची को देखा तो उसने भी जैसे बच्चों से खेला जाता है, हेलो बेटा, ऐसे कुछ करके उन्होंने बात की। लेकिन वो बच्ची मुंह फेर के खड़ी हो गई। अब ये देखकर उनकी माँ को बड़ा बुरा लगा, और उन्होंने कई बार कहा कि उससे से हेलो बोलो, नमस्ते करो आंटी को, बराबर कहते रहे। लेकिन वो बच्ची नहीं मुड़ना था तो नहीं मुड़ी। अब ये इस बात को झेप मिटाने के लिए जब उस स्त्री ने कहा कि अरे हो सकता है उसकी तबीयत ना अच्छी हो, तो उनकी माँ ने तुरंत कहा नहीं, वो अजनबियों से बात नहीं करती। अब यहाँ पर समझ में नहीं आता कि जब इस तरह का हम दोहरा बर्ताव करेंगे और ऐसा दोहरा रवैया रखेंगे तो भला बच्चे कैसे सीख पाएंगे कि उन्हें करना क्या है। बच्चे खुद कंफ्यूज रहेंगे, असमंजस में रहेंगे कि भाई कोई अजनबी दिखे, भले ही वो हमारा पड़ोसी हो, है तो वो अजनबी ही, तो हमें उसे नमस्ते करनी है, अभिवादन करना है, या मुंह फेर के चल देना है।
और दूसरी बात और है कि बच्चों को कृतज्ञता ज़रूर दिखाने आनी चाहिए, उनको ज़रूर बताना चाहिए। और इसकी भी शुरुआत यही होनी चाहिए कि घर में अगर माँ या पिता या दादा दादी या बड़े भाई बहन या जो भी हो, वो अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो बच्चों से थैंक यू कहलवाएं कि अब बोलो थैंक यू। और ये थैंक यू या शुक्रिया या धन्यवाद बच्चे बाहर वालों से भी बोलें जब भी उन्हें कोई उपहार मिले या कुछ ऐसा मिले जो कि किसी बाहर वाले ने खास तौर से उनके लिए किया। बिल्कुल। और राजुल जी, हमारे श्रोताओं का भी यही कहना है कि बच्चों को नमस्ते और अलविदा कहना सिखाएं, नियत जगह पर खाना खाना सिखाएं और सभी का आदर सम्मान करना सिखाएं। साथ ही साथ बड़ों से आदर भाव और दोस्तों के साथ शालीनता का व्यवहार करना भी सिखाया जाना चाहिए। चीज़ों को संभाल कर रखें और अगर किसी से कोई चीज़ लें या उधार लें तो वापस लौटाना भी सिखाएं। विनम्रता, सहायकता जैसे गुण भी बच्चों में विकसित करना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अब एक जो बात बहुत ज़रूरी है, जो कि व्यवहार के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है कि बच्चों को आंखें मिलाकर बात करना सिखाएं। बिल्कुल। ये उन्हें ज़रूर बताएं कि जब भी कोई तुमसे बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर तब जवाब दो, इधर उधर देखते हुए नहीं, क्योंकि इससे भी ऐसा लगता है कि जैसे तुम किसी की बात सुन नहीं रहे हो या फिर सुनकर भी अनसुना कर रहे हो। बिल्कुल। और अक्सर कई बच्चों में ये आदत देखी गई है कि अगर कोई बड़ा बात करता है तो कभी कभी बच्चे उसका जवाब भी नहीं देते। अब पता नहीं क्या स्थिति होती है, उनकी मनस्थिति उस समय वो जवाब देने के उसमें नहीं रहते हैं या उनका मन नहीं कर रहा रहता है। लेकिन ये भी चीज़ बच्चों को सिखाएं कि अगर कोई बड़ा आपसे कुछ पूछ रहा है तो छोटे शब्दों में ही सही, कम शब्दों में ही सही, अब जवाब जरूर दीजिए। और कभी कभी इतना जवाब देते हैं कि सामने वाले की बात भी पूरी नहीं होने पाती और वो बोलने लग जाते हैं। तो उन्हें ये भी सिखाएं, बातचीत का तरीका भी सिखाएं, उन्हें बताएं कि ऐसा नहीं करना है। जब सामने वाले की पूरी बात खत्म हो जाए तब अपनी बात कहो, उसको टोक कर रोक कर बीच में बोलना भी अभद्रता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ गाना भी सुनते चले। मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे,
बच्चे मन के सच्चे होते हैं और हमारे साथियों ने लिखा भी है कि बच्चों को समय समय पर शिष्टाचार की बातें सिखाते रहना चाहिए उनकी उम्र के साथ साथ। बिल्कुल। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जो तो बच्चों में जो शिष्टाचार आता है या वो जिस शिष्टाचार को ग्रहण करते हैं वही आगे चलकर दर्शाता है कि उनकी जो परवरिश है वो कितने अच्छे माहौल में हुई है या नहीं हुई है। शिष्टाचार की अगर बात है ना तो एक बात का तो बहुत ही ज्यादा आजकल सिखाने वाला है कि बच्चों कोई घर में आए तो ये नहीं कि सबसे पहले उसका मोबाइल हथिया लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा तो डांट कर किनारे बैठा देते हैं। ऐसे में घर में कोई अगर ऐसे अंकल आंटी आए जो कि बड़े परिचित से हैं और बहुत हंस हंस कर बच्चे से बात कर रहे हैं तो बच्चे को पूरा अधिकार लगता है बस वो धीरे से जाके मोबाइल तो मेरे लिए ही है। लेकिन राजुल जी सोचिए ये मोबाइल जो है ये इसने सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी एक तरह से कहते हैं ना कैद सा कर लिया है। अब सोचिए जरा कि अगर किसी दिन ऐसा हो कि हमारा मोबाइल, जिस दुर्घटना की हमने शुरू में बात की थी ना कि अगर मोबाइल खो जाए तो क्या होगा। सहम गए थे हमारे एक साथी ने लिखा तो है कि दिल धक से हो जाता है, लगता है डिजिटल इंडिया का मार्ग जो है वो मोबाइल से ही होकर गुजरता है। और मोबाइल के ना होने पर वो जो असहजता आती है, एक मन जो बेचैनी सी कहते हैं ना घिर जाता है, वो तो उफ उफ उफ। तो भाई मोबाइल है ही ऐसा कि उसमें तमाम कांटेक्ट नंबर्स होते हैं। हाँ, दरअसल बात वही है, मोबाइल है ही ऐसा से ज्यादा बात यह है कि हम वो जो मोबाइल है, जो छोटी सी चीज़ है जो हमारे हाथ में आ जाती है, उस पे हम इतने निर्भर हो चुके हैं। मतलब जैसे आप कह रही हैं कि छोटे से छोटा नंबर भी उसी में है। अब तो कई तरह के पासवर्ड जो हमारे होते हैं, लॉगिन आईडीज होते हैं, वो भी हम मोबाइल में ही सेव करके रख देते हैं। या फिर चूंकि जो डिजिटल पेमेंट्स हम करते हैं वो सारा कुछ मोबाइल से ही होता है। बिल्कुल। और हमारी एक साथी ने लिखा है कि अगर मोबाइल गुम हो जाए तो कोई काम नहीं होता। हॉस्पिटल हो, घर हो, ऑफिस, पढ़ाई हो, बिना फोन के कोई काम नहीं होता। मेरे देवर दशहरे की छुट्टियों में घर आए हुए थे। अष्टमी के दिन पूजा करने गए, कुर्ता पैजामा डाले हुए थे, उनके जेब में उनका फोन था। पूजा हो गई, जब पंडाल से निकले हाथ डाला तो फोन गायब। क्या करें, क्योंकि फोन में ही सब कुछ रहता है। एक पहचान वाले का फोन लेकर फोन किया तो किसी लेडी ने उठाया और उसने बताया कि फोन पंडाल में मिला मुझे, मैं उसी पंडाल के बाहर खड़ी हूँ, आप आइए। मेरे देवर गए, इस महिला ने उन्हें फोन दिया। साधारण सी दिखने वाली महिला थी, वहां कुछ बेच रही थी। खिलौने की छोटी सी दुकान थी। मेरे देवर ने कुछ देना चाहा पर उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बोले, नहीं भैया, मैं गरीब जरूर हूँ पर मैं अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ। आपकी खोई हुई चीज मिल गई, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्या बात भाई, ऐसा हर बार नहीं होता। और अगर भाई जो घटना है, दुर्घटना है, वो तो कभी अनहोनी तो कभी भी घट सकती है। तो अगर मोबाइल खो जाए तो आपा मत खोइए क्योंकि आपके जीवन से बड़ा और आपके मन की शांति से बड़ा मोबाइल तो नहीं हो सकता ना। तो और आपा खोलकर हम कुछ जरूरी बातें भी भूल सकते हैं। बिल्कुल। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाएं, जो हर कदम के साथ सुरक्षा, सावधानी जरूरी है। फोन को अपने सुरक्षित रखने के लिए और अपनी जानकारियों को, जरूरी जानकारियों को बचाने के लिए वो करते जाएं। और उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये करेंगे कि जो भी डिजिटल जो पेमेंट आप करते हैं, जो आपके मोबाइल से जुड़े हैं, वहाँ पे अपने बैंक को इन्फॉर्म करिए कि मेरा मोबाइल खो गया है। तो मेरी तरफ से अगर कोई पेमेंट का ये आता है, रिक्वेस्ट आता है, तो कृपया फिलहाल ना करें जब तक हम खुद आके अलाउ नहीं करते। हाँ, लेकिन उससे भी पहले, सबसे पहले अपने जो आपका फ़ोन है, जो सिम कार्ड है, वहाँ पर कस्टमर केयर नंबर पर तुरंत ही फ़ोन करें और उनको बताएं कि आपका फ़ोन खो गया है और इस नंबर को ब्लॉक करें। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़रूरी बात। फिर वो बैंक वाली बात करें आप तुरंत। और बैंक में आपसे कुछ ये भी कहा जा सकता है कि आपसे ये भी कहा जा सकता है जब कस्टमर केयर पे आप फ़ोन करें कि आपका पता, नाम, तो वो सारी चीजें आप बताएं, क्योंकि इससे जो अपराधी हैं, जिन्होंने फोन आपका रख लिया है, वापस नहीं किया है, उनका पता लगाने में आसानी रहेगी। बिल्कुल। और आजकल कई फोनों में नहीं, अक्सर अधिकतर फोनों में एक ये होता है, कीवर्ड होता है, जो आपको जो खो गया है फोन, उसको ढूंढने में
मदद करता है। तो जब आप नया फोन खरीदें जब भी, तो उस जो वो की है उसको हमेशा एक्टिवेट कर दें। और बैंक में जब आप फोन करें तो ये भी याद रखें कि आपको ये कहने के साथ साथ कि आपका फोन खो गया है और उससे किसी भी तरह का लेन देन पैसों का ना होने पाए, ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जो आपके उस पर तमाम एप्स आपने डाउनलोड की हुई है यूपीआई पेमेंट के लिए, तो उनको भी तुरंत बंद करवाने की रिक्वेस्ट भेजें और ये अनुरोध करें कि उन्हें जल्द से जल्द बंद किया जाए। बिल्कुल, और पुलिस में जाकर इसकी शिकायत जरूर दर्ज करवाएं कि आपका फोन कहाँ खोया है, कब खोया है। और साथ ही साथ चूंकि आजकल जो सारे नंबर्स होते हैं वो फोन में सेव रहते हैं, तो हमेशा जो अपने नंबर्स हैं अपने सिम कार्ड में सेव करके रखें। एक ऑप्शन आता है फोन में कि आपको अपना जो जितने भी नंबर्स हैं आपको फोन मेमोरी में सेव करने हैं या सिम कार्ड मेमोरी में सेव करने हैं। तो जो भी नंबर आपके सिम कार्ड मेमोरी में सेव होंगे वो आपको फिर से मिल जाएंगे, बाद में भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से आप उतनी बड़ी दुर्घटना से बच जाएंगे। हालांकि फोन खो गया है, इस बात को सुन के ही जैसा कि हमारी सुनने वाली सांस अटक जाती है सांस अटक जाती है, क्योंकि फोन नंबर भी हम बचा लेंगे। मान लीजिए वो भी हमने दोबारा किसी तरह इकट्ठे कर लिए, हमने बहुत सारे सावधानी के कदम भी उठा लिए और अपना पैसा भी सुरक्षित कर लिया। कई बार फोन में जो तस्वीरें होती हैं, जो फोटो खींचते हैं, वो भी सब चली जाती हैं और कई बार उनका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने फोन को सुरक्षित रखें और अगर बदकिस्मती से फोन खो जाए तो जैसा कि कहा है तुरंत ही कस्टमर केयर में फोन करके उसे ब्लॉक करवाने की चेष्टा करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और हालांकि हमारा फोन है तो खैर हमें ही रखना चाहिए कि वो खोने ही ना पाए। भाई सावधानी तो करनी है और जहाँ सावधानी हटी वहाँ दुर्घटना घटी। तो सुरक्षा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। और देखो सब कुछ अपने हाथ है लेकिन समय अपने हाथ में नहीं है। वो तो किसी के भी हाथ में नहीं है राजुल जी। तो भाई समय कह रहा है कि अब अपने सभी सुनने वालों से इजाजत ली जाए और उन्हें नमस्कार कहा जाए। फिर जल्दी से मिलने का वादा करते हुए मैं राजुल और मैं आकांक्षा से सभी को कहते हैं नमस्कार।